हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस चैनल एडू हेल्थ में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th सिविक्स का चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। जैसे हमें ये तो पता है कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एज यू ऑल नो, बट यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं जो चीज़ कौन क्या काम कर रहा है, पार्लियामेंट कैसे काम करती है, कौन कौन से लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं, और इंस्टीट्यूशन कमीशन कौन कौन से आए हैं अभी तक, ये सब हमें देखने हैं। तो इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे पहली चीज़ इस चैप्टर की है कि इसमें मंडल कमीशन की बात की गई। तो उससे पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड ऑन August 30, 1990 में एक ऑर्डर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जिस ऑर्डर में ये बोला गया था कि 27% ऑफ वैकेंसीज विल बी रिजर्व फॉर SEBC, यानी जो भी गवर्नमेंट की नौकरियां या गवर्नमेंट की सर्विसेज, सिविल सर्विसेज की पोस्ट आती है, उसमें 27% वैकेंसीज विल बी रिजर्व। 27% का रिजर्वेशन कोटा मिलेगा किसको? SEBC यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो इन लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा कितना? 27% उनको रिजर्वेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे जब ये कमीशन में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाल दिया, ये चीज़ें आ गई, तो इसके बाद एक कमीशन भी बनाया गया। उस कमीशन का नाम था मंडल कमीशन। मंडल कमीशन आपका बना था इन 1979। कब बना था? 1979 को ये बन चुका था। अब 1979 में BP मंडल को इस मंडल कमीशन का हेड बना दिया था। और वैसे देखा जाए तब रूल किसका चल रहा था, तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, पर जब कमीशन बना था तो उसका हेड रखा था BP मंडल को। इस मंडल कमीशन जो 1979 में बना था, इसका क्या काम था, क्या रूल था? तो इसका काम ये था कि जो भी SEBC यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है, उनको एग्ज़ामिन किया जाए, उनको देखा जाए, उनको रिकग्नाइज़ किया जाए और उनको आगे लेके आया जाए, उनका एडवांसमेंट हो, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। तो ये सारी चीज़ें की थी मंडल कमीशन में, जो कि आई थी 1979 में। सो PP मंडल हेडेड द मंडल कमीशन क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई SEBC इन 1979। फिर इस मंडल कमीशन ने एक रिपोर्ट को जारी किया, सारी चीज़ों को नोटिस किया, उस रिपोर्ट को जारी किया 1980 में, यानी अगले साल ही रिपोर्ट आ चुकी थी मंडल कमीशन की। तो उस रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा डिबेटेबल रहा, उसको डिस्कशन किया गया इन पार्लियामेंट, ये सारी चीज़ें हो रही थी उस टाइम पे। तो यहाँ पे उसी टाइम पे अगर हम देखा जाए तो 1989 का जो पीरियड रहा है, 1989 में लोकसभा इलेक्शंस थे। तो लोकसभा इलेक्शन में ये बोला जा रहा था कि जनता पार्टी के द्वारा कि अगर हम आ जाते हैं, हम रूल करेंगे, अगर हम जीत जाते हैं तो हम मंडल कमीशन को लागू कर देंगे, जिसमें SEBC को 27% ऑफ द रिजर्वेशन मिलेगा इन गवर्नमेंट सर्विसेज। तो यहाँ पे ऐसा होता भी है और VP सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर विनिंग द 1989 लोकसभा इलेक्शंस। और जैसे वो इलेक्शन जीत जाते, तो जैसे उन्होंने बोला था कि हम मंडल कमीशन को लागू कर देंगे, तो इसी के बाद मंडल कमीशन एक्चुअली में लागू हो जाता है और यहाँ पे SEBC को रिजर्वेशन कम्प्लीटली मिल जाता है। तो हमने देखा कैसे 1979 से लेके 1990 तक फाइनल ऑर्डर आ जाता है, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, यूनियन कैबिनेट होती है वो भी इसको मान जाती है, और फाइनली हमने देखा कि August 13, 1990 को एक फ़ाइनल ऑर्डर गवर्नमेंट की द्वारा आ जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है? डिस्प्यूट होना शुरू हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट्स होती हैं कि ये गलत हुआ, इसमें अलग अलग डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, डिफरेंट व्यूज़ हैं कि SEBC को जो रिजर्वेशन मिल गया, तो बाकी जो कम्युनिटीज़ थी, बाकी जो भी ग्रुप्स थे, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी और उसके खिलाफ उन्होंने बोलना शुरू कर दिए। तो उस टाइम पे कंट्री में बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगते हैं। तो होता क्या है कि इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है 1992 में, यानी जो भी लोग थे जिनको ये गवर्नमेंट का ऑर्डर पसंद नहीं आया, तो इसके खिलाफ उन्होंने PIL दाखिल कर दी और अपील की। हाई कोर्ट में वो लोग गए, फिर हाई कोर्ट के बाद वो जाते हैं किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस जाता है। सुप्रीम कोर्ट आपको पता ही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास पावर तो सुप्रीम कोर्ट है। हमारे लिए वो सब चीज़ क्या है? सबसे सुप्रीम है।
तो सुप्रीम कोर्ट में देखा जाता है कि इंदिरा सोनी कौन थी? तो इंदिरा सोनी एक जर्नलिस्ट थी जिन्होंने बात बोली थी कि ये जो भी हो रहा है, जो भी ये ऑर्डर लेके आई है गवर्नमेंट, ये सही नहीं है, ये इसमें इनइक्वालिटी है, तो इसको तुरंत हटाना चाहिए। तो इसीलिए इट वाज इंदिरा गांधी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया जो कि ऑर्डर लेके आई थी। और ये कब आया था? तो 1992 में ये केस जाता है। अब इसमें होता क्या है? तो एक 6 बेंच कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती है, 6 जजेस की बेंच होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि जो ऑर्डर है बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल तरीके से वैलिड है, इसमें किसी के साथ इनइक्वालिटी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसको फाइनली बोल देती है कि बिल्कुल वैलिड है और आस्क्स द गवर्नमेंट को वो क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा एक मॉडिफाई इसमें करना पड़ेगा कि जो भी बैकवर्ड क्लासेस में वेल टू डू पर्सन है, यानी जिनकी इनकम अच्छी है, जो कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, तो उनको इस रिजर्वेशन से हटा दिया जाए और एक्चुअली में जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है इन्हीं को रखा जाए जो कि इतने ज़्यादा फाइनेंशियली अच्छे नहीं हैं। तो ये छोटा सा मॉडिफाई बोलती है सुप्रीम कोर्ट इसमें कर देती है। पर बाकी अगर देखा जाए तो 1990 से लेके आज तक वो चीज़ जो ऑर्डर आया था वो फॉलोअप की जा रही है। तो जब ये चीज़ें बोली जाती है कि इकोनॉमिकली देखा जाएगा, फाइनेंशियली देखा जाएगा कि वो क्राइटेरिया उस पर फिट इन होता है SC/BC में, अगर वो बहुत ही अच्छे फैमिली से है, फाइनेंशियली अच्छी फैमिली है, तो फिर उसको नहीं लिया जाएगा और बाकी जो लोग हैं उनको तो रिजर्वेशन मिलेगा ही। कितना रिजर्वेशन? 27% उन्हें रिजर्वेशन मिलना था। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आपको इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी कि इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस कब आया था, क्या पर्पस था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने किसके पक्ष में फ़ैसला सुनाया था। अब चलते हैं आगे। तो अब हम देखते हैं पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं। पहला हाउस होता है राज्यसभा, जिसे हम कहते हैं अपर हाउस, और उसी को हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। दूसरा हाउस होता है लोकसभा, यानी लोअर हाउस एंड हाउस ऑफ द पीपल। ये 2 हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट में। और अगर मैं सीट्स की बात करूं तो आप जानते हो कि प्रीवियस चैप्टर में भी हमने देखा है राज्यसभा में कितने सीट्स होते हैं, 245, एंड लोकसभा में होती हैं 545। एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास बाय बोथ द हाउसेस। अगर हम दोनों का रोल में बात करें कि क्या क्या रोल है राज्यसभा और लोकसभा का कोई भी डिसीजन लेने के लिए, तो यहाँ पे कोई भी लॉ आता है तो वो दोनों हाउसेस के पास जाता है। कोई भी एक नॉर्मल लॉ है, एक ऑर्डिनरी लॉ है, तो वो दोनों हाउसेस के पास जाएगा और उसके बाद भी कोई डिसीजन नहीं बन पा रहा है तो एक जॉइंट सेशन बुलाया जाता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों का। और उस सेशन में भी किसको बेनिफिट होगा? लोकसभा को, क्योंकि लोकसभा में मेंबर्स ज़्यादा होते हैं। जैसे यहाँ पे 245, यहाँ पे 545, तो इसमें एडवांटेज किसके पास होता है? लोकसभा के पास ही होता है। दूसरी बात करें, लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर्स इन मनी बिल। जब भी कोई मनी बिल आता है तो वो सबसे पहले लोकसभा के पास जाता है और लोकसभा ने अगर बोल दिया कि इसको पास करना है तो राज्यसभा उसको डिनाई नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो चाहे तो थोड़ा चेंज बता सकता है, उसको डिले कर सकता है, पर चेंज करने के बाद भी ये लोकसभा के ऊपर है कि उससे वो चेंज एक्सेप्ट करना है कि नहीं। तो पूरी पावर मनी बिल्स में किसके पास होती है? लोकसभा के पास होती है। तीसरी बात, लोकसभा कंट्रोल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लोकसभा ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल करता है। जैसे अगर आप देखें कोई भी गवर्नमेंट चल रही है, ओके, अभी कोई भी गवर्नमेंट है वो रूलिंग गवर्नमेंट है, ठीक है, तो पार्लियामेंट ने, अगर पार्लियामेंट में जो भी लोग बैठे हैं, अगर मैं बात करूं लोकसभा की, तो वहाँ पे अगर उन्होंने अपना सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट से विड्रॉ कर लिया, तो वापस कर लिया, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन को ले आए वो लोग। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन से होता क्या है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर को भी क्विट करना पड़ सकता है। तो लोकसभा के पास ये पावर्स होती हैं कि वो पार्लियामेंट में जो भी हैं वो उसको वापस कर दे, जो सपोर्ट है वो गवर्नमेंट से उसको वापस कर ले और उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए। अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में मेजॉरिटी मिल जाती है पार्लियामेंट में, तो क्या होगा? जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है, उनको रिज़ाइन करना पड़ सकता है। तो अब देखते हैं पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। एज यू ऑल नो, प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट के क्या होते हैं? हेड होते हैं। एंड ही इज़ ऑल्सो द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी।
तो प्राइम मिनिस्टर्स के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं? प्राइम मिनिस्टर के पास इमेंस पावर्स होती है। तो पहली पावर क्या है? ही चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग्स। कैबिनेट मीटिंग्स में यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो कि अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट उनको चूज़ कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। और करीब देखा जाए तो अलग अलग मिनिस्ट्री के अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, करीब 25 मिनिस्टर्स होते हैं। तो उनको चेयर करना, उनकी मीटिंग्स बुलाना सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स की, और उनको हेड करना, ये सारा काम होता है प्राइम मिनिस्टर का। ऑल्सो मिनिस्ट्रीज़ वर्क अंडर पीएम। अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की बात करें तो जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हो, हेल्थ मिनिस्ट्री हो, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो जिसे हम HRD कहते हैं, और हेल्थ मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये सब काम करती है अंडर द पीएम। तो पीएम का कंट्रोल होता है इनके ऊपर। पावर्स टू डिसमिस द मिनिस्टर्स। कोई भी मंत्री को डिसमिस कर सकते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हैज़ द पावर टू डिसमिस एनी मिनिस्टर। इफ़ प्राइम मिनिस्टर क्विट्स, अगर प्राइम मिनिस्टर ही रिज़ाइन दे देते हैं, क्विट कर देते हैं, इस्तीफ़ा दे देते हैं, तो पूरी मिनिस्ट्री को डिसमिस या क्विट करना पड़ जाएगा। तो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की वजह से ही तो वो लोग हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर उनका लीडर ही नहीं रहा, लीडर ही नहीं क्विट कर दिया, तो उसके जो टीम वाले वो क्या करेंगे? इसी प्रकार से पीएम ने अगर क्विट किया तो उसके जो मिनिस्ट्रीज़ है उसको भी क्विट करना पड़ जाएगा। हमारे देश में बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। मैं बात करूं तो जवाहरलाल नेहरू रहे हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनके भी जो रूल रहा है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। इंदिरा गांधी की बात किया जाए जो कि फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुकी हैं, तो उनकी एक पोजीशन थी, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी उनकी। तो ये पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है किस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर अपने पोजीशन को होल्ड करता है, कितने पावर्स को वो इम्प्लीमेंट कर पाता है। अगर मैं बात करूँ कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो कि किसी कोलिजन गवर्नमेंट से बना है, यानी एक पार्टी की मेजॉरिटी नहीं थी और दूसरी पार्टी का सहयोग से वो गवर्नमेंट बनी है, तो वहाँ पे उसके पास उतनी ज़्यादा एबिलिटीज़ नहीं होती हैं कि वो एक फाइनल डिसीजन ले सके या कोई भी डिसीजन ऐसे ही ले सके। उसको बहुत सारे डिस्कशन करना पड़ेगा, दूसरी पार्टी को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि हाँ ये बात सही है, इस डिसीजन को लिया जाए कि नहीं। तो वो इतना फ्री नहीं होता। कोलिजन गवर्नमेंट से बना हुआ प्राइम मिनिस्टर कभी इतना फ्री नहीं होता। और जिस पार्टी की मेजॉरिटी है, जो गवर्नमेंट बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं, पार्टी को बहुत अच्छे सीट्स लेके आए, मेजॉरिटी उनको मिल गई, तो वो जो प्राइम मिनिस्टर होगा तो उसमें वो फाइनल डिसीजन ले सकता है। उसको ज़्यादा राय या किसी से ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये डिफरेंस बढ़ जाता है। पर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर के पास इमेंस पावर्स होती है गवर्नमेंट में। फाइनल डिसीजन, फाइनल अथॉरिटी हर एक मैटर में सबका होल्ड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। नाउ वी विल सी द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास ही बहुत पावर्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि सब प्राइम मिनिस्टर के पास ही है, प्रेसिडेंट के पास कुछ नहीं है, बहुत पावर्स हैं। जैसे कौन कौन सी पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास? तो आपको पता है प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ़ द स्टेट, और जो भी मेजर अपॉइंटमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट में वो सब प्रेसिडेंट के द्वारा ही हो सकते हैं। चाहे वो आपका अपॉइंटमेंट हो ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स, सबका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। सो मेजर अपॉइंटमेंट्स आर डन बाय द प्रेसिडेंट। ऑल गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ टेक्स प्लेस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। कोई भी गवर्नमेंट एक्टिविटी है, कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर है, पॉलिसी, सब में फाइनल सिग्नेचर किसका होना चाहिए? फाइनल अप्रूवल किसका होना चाहिए? प्रेसिडेंट का होना चाहिए। मेजर अपॉइंटमेंट्स एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस। जो भी डिफेंस फोर्सेस हैं उनके सुप्रीम कमांडर जो हमेशा होते हैं प्रेसिडेंट ही। उनको पूरी जो पावर्स है वो प्रेसिडेंट के ऊपर होती है। उसके बाद तो आप देखोगे एयर मार्शल है या जो भी रहे, नेवी में है, आर्मी में है, हर के ऊपर जो होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट, और उनके बाद जो भी हैं वो आते हैं। तो ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस। एंड एक और चीज़ प्रेसिडेंट के पास होती है कि कोई भी किसी को भी सज़ा मिली है तो उस सज़ा को वो कम कर सकते हैं, उसको माफ़ कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं। ये स्पेशल पावर्स होती है प्रेसिडेंट के ऊपर। सपोज़ एक और चीज़ देखते हैं, जैसे कोई बिल गया, वो बिल प्रेसिडेंट को लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये जो लॉ आया है वो ठीक नहीं है, तो वो रिकन्सिड्रेशन के लिए भेज सकते हैं वापस लोकसभा या राज्यसभा में। ये पावर्स होती है। कोई भी बिल आया तो उसमें भी फाइनल सिग्नेचर किसका होना चाहिए? प्रेसिडेंट का। फाइनल अप्रूवल हमेशा चाहिए होती है प्रेसिडेंट की, चाहे वो गवर्नमेंट में कोई भी एक छोटी एक्टिविटी हो या बहुत ही बड़ी एक्टिविटी हो, तो सब अप्रूवल प्रेसिडेंट के माध्यम से ही हो सकता है। और अगर बात करी जाए तो प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। जैसे हमने देखा कि सज़ा
आप कम कर सकते हो, उसको माफ़ भी कर सकते हो। ये सारी पावर्स प्रेसिडेंट के ऊपर होती हैं। और अगर सपोज़ कर लो कि कोई गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट जो है वो चल नहीं पा रही है, मेजॉरिटी उसको नहीं मिल पाई, वो जीत नहीं पाई, और कोई कोलिजन गवर्नमेंट भी बनाए गए पर वो भी नहीं बन पा रहे, कोई दिक्कत हो गई, इलेक्शन कोई नहीं जीत पाया, तो उसके बाद भी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है उस स्टेट पे। ठीक है, अगर किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिली और कोलिजन में भी नहीं बन पा रही गवर्नमेंट, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी रूल आ जाता है प्रेसिडेंट का, नेशनल इमरजेंसी में भी प्रेसिडेंट का, स्टेट इमरजेंसी हो कोई भी हो, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट का रूल मैटर करता है। तो ये सारी पावर्स हैं जहाँ पे आपको 4 से 5 पावर्स आपको जो बुक में मेंशन है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं आगे। तो अब हम देखते हैं द जुडिशरी एंड द पावर्स ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी यानी जो अपने कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स के अंदर जो भी जजेस हैं, हाई कोर्ट जजेस हो, सुप्रीम कोर्ट जजेस हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो जुडिशरी जो भी आया, आपका जुडिशरी में सबसे एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है। सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो फाइनल माना जाता है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, पहले आपने वहाँ पे देखा अपना केस, फिर आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो, और हाई कोर्ट के बाद भी आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। पर सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन बोल दिया तब उसके बाद आप वापस कहीं नहीं जा सकते, वो आपको मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन कौन से डिस्प्यूट देखती है हमारे सुप्रीम कोर्ट? बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, दो सिटीजन्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो देख सकती है सुप्रीम कोर्ट। एंड बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में है तो देख सकती है। बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, 2 स्टेट्स के बीच में है तो वो डिस्प्यूट देखेगी और केस देखेगी। और बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, अगर यूनियन स्टेट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में भी कोई डिस्प्यूट है तो वो कोर्ट देखती है। कोर्ट का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी को माना जाता है कि ऐसी जुडिशरी जो किसी के भी प्रेशर में ना हो, ना उसमें कोई लेजिस्लेचर का प्रेशर हो और ना ही कोई एग्जीक्यूटिव का प्रेशर हो, वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके हमारी जुडिशरी। और राइट, जुडिशरी में जो भी रिक्रूटमेंट होते, अपॉइंटमेंट्स होते हैं ऑफ हाई कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके अपॉइंटमेंट्स आपको पता है कौन करता है? प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। कंसल्टेशन ली जाती है प्राइम मिनिस्टर की और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, इन दोनों की कंसल्टेशन लेते हैं प्रेसिडेंट। उसके बाद उसको फाइनल अपॉइंटमेंट हो जाता है। जज को इम्पीच करना या उसको रिमूव करना उसकी पोजीशन से बिल्कुल भी आसान नहीं है। उस चीज़ के लिए आपको 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट होनी चाहिए, तभी आप इम्पीचमेंट कर सकते हैं उस जज का, जो कि अभी तक हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ कि किसी जज का इम्पीचमेंट हुआ हो। ऑलराइट, और अगर हम जुडिशरी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी पावर्स हैं। जैसे हमारी जो कोर्ट है, कोर्ट में हमारे पास दे आर द गार्जियंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, हम जितने भी आर्टिकल्स अभी तक पढ़ रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ये सारे आर्टिकल्स जो हैं, अगर किसी के आर्टिकल्स छीने जा रहे हैं, उसके फंडामेंटल राइट्स को हटाया जा रहा है, तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं, हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट मुझसे छीना गया है। ये पावर्स हमारे पास हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर्स हैं, वो ये चीज़ देखती है, उसके पास एक जुडिशियल रिव्यू होता है। जुडिशियल रिव्यू मतलब कि कोई भी केस है, कोई भी चीज़ गई पार्लियामेंट के पास, कोई भी पॉलिसी गई, कोई भी मैटर पार्लियामेंट के पास जाता है और वो चीज़ उसको पास कर देती है। कोई लॉ पास हो गया, कोई पॉलिसी बन गई, पर उस पॉलिसी को देखना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं, ये काम जो होता है वो कोर्ट करती है। और कोर्ट के पास ये पावर है जुडिशियल रिव्यू करने का। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, वो कोई भी बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ख़राब कर रही है वो पॉलिसी या लॉ, तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो है कि वो उसको इनवैलिड दरकरार कर देगी। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई ये इनवैलिड है, तो उस चीज़ को फॉलोअप नहीं किया जा सकता, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है। और कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो हम सबसे ज़्यादा सुप्रीम पावर्स किसको बोलते हैं? कोर्ट को ही बोलते हैं। कोर्ट हमारे लिए सबसे बड़ी है कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन की देखभाल भी कौन कर रहा है? हमारी कोर्ट से करती है, हमारी जुडिशरी ही करती है। और अगर देखा जाए तो कोई भी कोर्ट है
कोर्ट के अगर मैं हूँ और मेरे कोई पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो मुझसे छीना गया है, मुझे मेरे पब्लिक इंटरेस्ट को ख़राब किया गया है, गवर्नमेंट ने मेरा कुछ भी पब्लिक इंटरेस्ट छीन लिया है या मुझे हर्ट हुआ है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, PIL दाखिल कर सकती हूँ। PIL आप कोर्ट में दाखिल करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आप उसको डाल देंगे तो फिर आपकी अपील सुनी जाएगी, कोर्ट में आपका मैटर देखा जाएगा, उसके बाद आपको सल्यूशन दिया जाएगा। जो जुडिशरी होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि वो सारे फैसलों को देख रही है, वो हर चीज़ को देखती है और तब जाके कोई डिसीजन देती है। तो हमारे जजेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी का जो सिस्टम बनाया गया, इंडिपेंडेंट सिस्टम होना चाहिए जुडिशरी का, कि कोई भी प्रेशर नहीं हो, आप खुल के अनबायस हो के अपना जो डिसीजन है वो जनता को दे सकें। और जनता के साथ कुछ भी गलत होता है, चाहे वो पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स की बात हो, चाहे ऐसा कोई लॉ हो या पॉलिसी हो विच इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन वी विल गो टू द कोर्ट। वी हैव ऑल द पावर्स टू गो टू द कोर्ट अगेंस्ट दिस डिसीजन। तो यहाँ पे जुडिशरी की पावर्स सबसे सुप्रीम है और जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था जुडिशरी का, और अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स को देखा, बहुत सारे टॉपिक्स को हमने समझने की कोशिश की। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, आई होप सो। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को थम्स अप कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आप देखिएगा तो एक बेल आइकॉन है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको जो भी चैनल में नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले आए और आप चैनल की वीडियोस को देख सकें और आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल हो, ये मैं कामना करती हूँ। और आपको ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।